तो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो मैं आपकी क्लासेस चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। पेपर नंबर जो आपका 3rd है फिजिकल केमिस्ट्री, वो भौतिक रसायन का। तो उसके अंदर मैंने आपकी जो यूनिट थी फर्स्ट कंप्लीट कर दी। सेकंड आपकी चल रही थी गैसों वाली। तो गैसों के अंदर, गैस वाली यूनिट के अंदर मैंने आपको क्लास 4 टोटल करवा दी है, और आशा करता हूँ आप लोगों ने भी वो देख ली होंगी। और नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सीरीज वाइज सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अच्छे से याद कर लेना, यही बारी बारी से रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी हम मोटिवेट रहेंगे, आपके लिए क्लासेज रेगुलर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट होगा तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं, जो हमारी क्लास नंबर 5 की है वो क्या होने वाली है, आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है। पीछे की क्लास क्या थी, पीछे की जो हमारी 4th नंबर क्लास थी उसमें मैंने लिखा था कि गैसों के लिए आणविक वेगों की गणना। गैस के आणविक वेगों में वर्ग माध्य मूल वेग हमने पढ़ा था, औसत वेग हमने पढ़ा था, और उस चीज़ के बारे में मैंने उसकी क्लास पिछली क्लास के अंदर देखा। आज का हमारे सेशन में हम शुरू करने वाले हैं, जो क्लास नंबर हमारी 5 रहने वाली है, वो किस टॉपिक पर रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी वांडरवाल समीकरण क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर। वांडरवाल समीकरण क्या होता है, अब देखिए। पहले तो मैं बात करता हूँ वांडरवाल समीकरण। ये जो डायग्राम है ये थोड़ा दिखने में अच्छा था इसलिए मैंने बना दिया, बाकी इससे आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसमें आपको कुछ नहीं दिखाया, बाकी इसमें ये दिखा रखा है नॉर्मल से अणुओं के मध्य आकर्षण दिखा रखा है, और कुछ नहीं दिखा रखा है, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है नॉर्मल से, इसमें आपको इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है। और मैं आपको बारी बारी से बोलता हूँ कि आप कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, क्योंकि स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और आराम से एक ही चीज़ को लिखते जाना है। गारंटी है कि टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ आज इस सेशन की। एक बार फिर से वेलकम आप सभी का, ठीक है। तो देखिए वांडरवाल समीकरण क्या होता है कि जब अणु पात्र की दीवार से टकराता है, जब कोई अणु है ना, ये जो अणु है आपकी जो पात्र की दीवार से टकराता है, जब कोई अणु पात्र की दीवार से टकराता है तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल, उस पर लगने वाला आकर्षण बल गैस की इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, गैस के इकाई आयतन में जो उपस्थित अणु होते हैं उनकी संख्या वह गैस के घनत्व के समानुपाती होती है। अब जो जो दीवारों पर जो आकर्षण बल लगता है उस बल का मान किसके बराबर होता है, गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या वह गैस के घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। दाब पी गैसों के घनत्व के समानुपाती होता है। जो आपका जो फोर्स लगता है दीवारों पर वो भी किसके समानुपाती होता है, गैसों के घनत्व के समानुपाती होता है, रो के समानुपाती होता है, डी के समानुपाती होता है, डेंसिटी के समानुपाती होता है। जैसे पी समानुपाती डी स्क्वायर, डी डेंसिटी है, घनत्व है, ठीक है। आगे देखिए कि यदि V एक मोल गैस का आयतन है। अब V क्या है, एक मोल गैस का क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन है। तो एक मोल गैस के लिए संशोधित दाब हो जाएगा P आयतन V के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आपका हो जाएगा। तो P समानुपाती 1/v², आयतन के तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और दाब डेंसिटी के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि घनत्व के समानुपाती हो जाएगा। ये आपका आयतन ही क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, डी एंटी प्रोपोर्शनल 1/v, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाए आपका A/v², ठीक है। और यहाँ पर A क्या हो गया, A है एकांक स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो ये A है ये क्या है, एक स्थिरांक है। जो A है ये क्या है, स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, अब लास्ट में जो निकल के आएगा वो किस प्रकार से निकल के आएगा वो देखना। आगे हमारे पास में आएगा कि n मोल के लिए गैस समीकरण, n मोल के लिए समीकरण। अब n मोल के लिए क्या हो जाएगा आपका,
वहाँ पर डी स्क्वायर था तो एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो पी समानुपाती एन स्क्वायर डी स्क्वायर समानुपाती ऊपर 1/v स्क्वायर था तो v का मोल कितने ले लिए, अब n ले लिए, तो n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका a अपॉन वी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन तो मोल है ही और a आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसको रखूँ तो क्या हो जाएगा p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, और वी एम माइनस का बी बराबर आर टी, पी यू बराबर एन आर टी से, पी यू बराबर आर टी से आर टी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ वी बराबर आपका वी एम है, वो जो ये वी है इसकी जगह तो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी एम हो जाएगा। गैस का मोलर आयतन है। इस समीकरण को वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। अब जो ये समीकरण है इसी को क्या कहते हैं, वान डेर वाल समीकरण कहते हैं, ठीक है। ए व बी है वान डेर वाल स्थिरांक कहलाते हैं। इसके अंदर जो ए है और ये जो बी है ये क्या कहलाएंगे, आपके वान डेर वाल स्थिरांक कहलाएंगे, ठीक है। एन मोल के लिए समीकरण, अब जैसे ही मैं एन मोल के लिए समीकरण की बात करूं तो वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। एन मोल के लिए बात करेंगे तो एन को मल्टीप्लाई करा देंगे कि ए बराबर, उसमें देखना उसमें क्या दे रखा है, ए अपॉन वी एम स्क्वायर है, तो इसमें हो जाएगा पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर, वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वान डेर वाल समीकरण। ये आपने देखा भी होगा, पी बराबर एन आर टी, ठीक है। ये इसका आपको पी ले लेना है, ये बराबर में एन आर टी है। ये आपका वान डेर वाल समीकरण हो गया। अब आती है आपकी आदर्श व्यवहार से विचरण की व्याख्या। अब जो वान डेर वाल समीकरण होते हैं उससे हमें क्या करना है, जो मेन टॉपिक क्या है वो अब आने वाला है कि आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या। वान डेर वाल समीकरण की सहायता से गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या कीजिए। गैसों के आदर्श व्यवहार की विचलन की व्याख्या कीजिए, ये जो टॉपिक आता है वो ये है। तो देखना, इस समीकरण द्वारा गैसों के आदर्श व्यवहार विचलन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। जो मैंने ये समीकरण दिया निकाला है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो गैसों का आदर्श व्यवहार का विचलन होता है उसकी हम व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तो पी वी माइनस का पी बी प्लस का ए अपॉन वी, ए बी अपॉन वी स्क्वायर, ए बी अपॉन वी स्क्वायर, वी एम बराबर वी रखा ना ऊपर वाले में, ये वी एम बराबर वी है, बराबर में आपका आर टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद में ए बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत कम है। अब जो यहाँ पर ए बी अपॉन वी स्क्वायर है इसका मान क्या है, अल्प है, बहुत कम है। इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर तो पी वी का पी वी आ गया, माइनस का पी बी आ गया, ए अपॉन वी आ गया, और ये यहाँ पर शून्य हो गया, बराबर में क्या बचा, आर टी। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। अब आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस का क्या होता है, एक समीकरण होता है। क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण होता है पी वी बराबर एन आर टी, पी यू बराबर एन आर टी। अब पी वी को चाहे आप पी आई वी आई लिखो या फिर एन आर टी को आर टी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी वी बराबर तो क्या हो गया आपका पी आई वी आई, और एन आर टी की जगह क्या हो गया, आर टी। अब जो आर टी की वैल्यू है हमारे पास में इसमें निकल के आई है, इस आर टी की वैल्यू को क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या बचेगा, पी वी माइनस पी बी प्लस का क्यू अपॉन वी बराबर आपका हो जाएगा पी आई इंटू वी आई, पी आई इंटू वी आई। आगे देखिए, तो ये हो गया पी वी माइनस का पी बी ए अपॉन वी बराबर वी आई इंटू पी आई। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार की स्थिति में गैसों का व्यवहार, इसी प्रकार की स्थिति में गैसों का व्यवहार आदर्श हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, आदर्श हो जाता है, तथा वास्तविक गैसों को ताप व दाब पर रखते हैं। अब जो वास्तविक गैसें होते हैं उसको किस कंडीशन पर रखते हैं, ताप व दाब पर रखते हैं। तो वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। जो आदर्श व्यवहार से जो वास्तविक गैसें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 4-5 टॉपिक पॉइंट है, क्या क्या विचलित होगा कि किस चीज़ पर क्या डिपेंड करता है। पहले तो बात करता हूँ मैं अधिकतम दाब समीकरण। अब अधिकतम दाब पर जो वान डेर वाल समीकरण है वो क्या होगा, अधिकतम दाब होगा तो आपका पी वी बराबर हो जाएगा पी वन वी वन, ठीक है। और कम दाब पर जो वान डेर वाल समीकरण होगा वो क्या होगा, पी वी प्लस का क्यू अपॉन वी पी आई वी आई, या फिर पी वी बराबर क्या हो जाएगा पी आई वी आई, माइनस में ले जाना उधर आपको क्यू अपॉन वी। इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। और उच्च दाब पर बात करूँ मैं, उच्च दाब पर वान डेर वाल समीकरण क्या होने वाला है, पी वी माइनस का पी बी इक्वल टू पी आई वी आई, पी वी इक्वल टू आपका उधर चला जाएगा तो पी आई वी आई प्लस का पी बी। इसका समीकरण नंबर 5 दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। इक्वेशन नंबर 5 देने के बाद में इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उच्च ताप पर क्या होगा, उस ताप पर आपका होगा पी वी बराबर पी आई वी आई।
पी बराबर पी आई वी आई हो जाएगा। अब निम्न ताप पर अगला पॉइंट आता है हमारा, निम्न ताप पर क्या समीकरण होगा। निम्न ताप पर क्या समीकरण होगा कि निम्न ताप पर इस स्थिति में गैसों का आयतन बहुत कम हो जाता है। इस स्थिति में गैसों का आयतन बहुत कम हो जाता है तथा Q अपॉन वी का मान बढ़ जाता है, जिससे A अपॉन क्यू अपॉन वी माइनस का पी बी का मान भी बढ़ जाता है। इस मान को नगण्य नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में गैसों का व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है। ये हमने व्याख्या करी किस चीज़ की गैसों का व्यवहार आदर्श व्यवहार विचलन है वो किस प्रकार का होता है, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया गैसों का आदर्श व्यवहार विचलन। और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये हमने वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से गैसों के अंदर आदर्श व्यवहार विचलन को समझा है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, कैसा आया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा देना और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको नई जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।